Okay, good morning everyone. So we are going through the study of physical pharmaceutics and unit 5th. यूनिट 5th में हमने पीएच के बारे में पढ़ा और आज का बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपका बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। क्या है आपका टॉपिक? बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। और साथ में हम देखेंगे कि बफर कैपेसिटी क्या होती है और उसी के साथ में बफर इक्वेशन क्या है। बफर्स के बारे में अभी तक हमने पढ़ा, तो जनरली हमने बफर्स क्या देखा, बफर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो पीएच को मेंटेन करते हैं। बफर क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड और मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड जिनके प्रेजेंस के कारण किसी भी सॉल्यूशंस का क्या होता है, पीएच मेंटेन्ड होता है। मतलब वो रजिस्ट करते हैं चेंज इन पीएच। जो पीएच में रेजिस्टेंस आता है उसको वो रजिस्ट करते हैं कि वो पीएच को बदलने ना दें। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी स्टेबिलिटी, ठीक है ना, इफेक्टिवनेस, ये किसके ऊपर डिपेंड होती है? पीएच के ऊपर डिपेंड होती है। इवन हमारी बॉडी की कई सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पीएच के ऊपर डिपेंड होती है। इसलिए वी नीड टू गो थ्रू द स्टडी ऑफ बफर सॉल्यूशंस। यस, तो आपका जो नया टॉपिक है दैट इज बफर्ड, हेडिंग डालने बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस तो हमको मालूम है कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट जिसमें हो। क्या चीज हो? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जिसमें हो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। और उसके बाद में यदि हम बात करें, अब यहां पर दो टर्म आ गई, बफर्ड एंड आइसोटोनिक। सॉल्यूशंस तो है आपका, लेकिन कैसा है? बफर्ड और आइसोटोनिक है। बफर्ड का मतलब यहां पर पीएच से रिलेशन है। बफर किससे रिलेशन है इसका? पीएच से, मतलब उसका पीएच स्पेसिफिक है। और यहां पर आइसोटोनिक, आइसो का मतलब होता है एक सा होना। आइसो का मतलब क्या होता है? टॉनिक का मतलब यहां पर क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन एक सी हो। जिसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो? एक सी हो। लेकिन किससे? बॉडी फ्लूइड से। ऐसी प्रिपरेशन, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस जिनकी कॉन्सेंट्रेशन आपके ब्लड, आपके बॉडी फ्लूइड के बराबर है, एक सी है, ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं आइसोटोनिक। ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक। तो टोनिसिटी किस चीज को इंडिकेट करता है? कॉन्सेंट्रेशन को। और कॉन्सेंट्रेशन के कारण और यदि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जैसे हमारे सेल्स के चारों ओर क्या होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और लिक्विड का मूवमेंट होता है उसके चारों ओर, ठीक है ना। तो वो किस कारण से होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण होता है। जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा जिस कंपार्टमेंट में, मान के चलो दो कंपार्टमेंट, दो सेल है, तो जिसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा सॉल्यूट का, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, और वो ज्यादा अमाउंट में सॉल्ट को खींचेगा। मतलब कॉन्सेंट्रेशन के कारण एक और चीज बिल्डअप होती है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस की प्रोसेस। जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस की प्रोसेस। इसका मतलब होता है मूवमेंट, किसी भी लिक्विड का मूवमेंट अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही लिक्विड का मूवमेंट होगा, तभी हम उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। तो आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस भी कहलाते हैं ये। एग्जाम में आए आइसोऑस्मोटिक या आइसोटोनिक तो भूलना मत, ठीक। अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एग्जाम में हमको सबसे पहले इसको डिफाइन करना है, बफर्ड और बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या है। तो ये वो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है ना, जिनका की पीएच एंड कॉन्सेंट्रेशन इज सिमिलर टू द बॉडी फ्लूइड। बफर्ड आइसोटोनिक्स आर द सॉल्यूशंस which are having, ठीक है ना, having similar pH, second concentration। ऐसे solutions, these are the solutions having similar pH and concentration, और concentration को हम ये भी लिख सकते हैं osmotic pressure। कैसा? एज आवर बॉडी फ्लूइड, स्पेशली आपका ब्लड, प्लाज्मा एंड लैक्राइमल फ्लूइड। तो डेफिनेशन समझ में आई? मतलब बफर्ड आइसोटोनिक ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनका पीएच और कॉन्सेंट्रेशन आपके ब्लड के पीएच
और ब्लड के कॉन्सेंट्रेशन, जितना उसमें ब्लड में सॉल्यूट है, ब्लड सेल्स में सॉल्यूट है, उसके कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा। ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशंस, बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो डेफिनेशन क्लियर हुई। अब ये बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है? व्हाई देयर इज अ नीड टू मेक द बफर्ड एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस? स्पेशली जो आपके पेरेंटरल प्रिपरेशंस है एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस है, दे मस्ट बी बफर्ड एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है ना? सेकेंड पॉइंट क्या आ जाएगा आपका? नेक्स्ट लिखें, प्रिपरेशन स्पेशली ऑप्थेल्मिक एंड पेरेंटरल प्रिपरेशन, स्पेशली पेरेंटरल एंड ऑप्थेल्मिक। ठीक, पेरेंटरल प्रिपरेशन एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन स्पेशली दे मस्ट हैव। ठीक है ना? क्या होना चाहिए? मस्ट हैव, हाँ, दे मस्ट हैव बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, दे मस्ट हैव बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। वो उनका जो सॉल्यूशंस हैं आपके पेरेंटरल के जो इंजेक्शंस होते हैं वो, और जो ऑप्थेल्मिक हैं आंखों की प्रिपरेशंस, ये जीपैट में भी आपसे पूछा जा सकता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि कौन से सॉल्यूशन जो है बफर्ड एंड आइसोटोनिक रिक्वायरमेंट होता है। तो स्पेशली पेरेंटरल एंड ऑप्थेल्मिक, अलग अलग भी ऑप्शन आ सकते हैं, ए और बी के भी ऑप्शन आ सकते हैं, है ना? या तो इनमें से ऑप्थेल्मिक या पेरेंटरल हो सकता है ऑप्शन में दिया, तो एग्जाम में भी आएगा अभी आपके। तो ये चीजें याद रखना, जो क्लासेस अटेंड करते हैं उनको ये चीजें पता रहती, फिर एग्जाम में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस पेरेंटरल एंड ऑप्थेल्मिक में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक, फिर यदि हम बात करें, ये आपकी प्रिपरेशन है, डायग्राम जरूर बनाएं सुटिक्स में। ठीक है ना? ये आपका पेरेंटरल प्रिपरेशन है या ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन से। एक बीकर आपने बना दिया और यहां पर आपने बना दिया आपका ब्लड प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स। आपको ये तो दिखाना है थ्योरी, लेकिन साथ में जो आप थ्योरी लिख रहे हैं उसको आप डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर दें। ये सॉल्यूशंस ऐसे हैं जिनका कि क्या है, पीएच और कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इक्वल है। ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। या बफर्ड मतलब जिसमें पीएच एक सा है, और आइसोटोनिक का मतलब एक सी कॉन्सेंट्रेशन हो। इसको हम क्या बोलते हैं? बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। कोई डाउट इसमें? अब पेरेंटरल प्रिपरेशंस का जो है, व्हाई देयर इज अ नीड टू मेंटेन द आइसोटोनिसिटी। क्वेश्चन क्या होगा? नीड टू मेंटेन द आइसोटोनिसिटी। इसको लिख लें, इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस नीड टू मेंटेन आइसोटोनिसिटी। आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करना क्यों जरूरी है? आइसोटोनिसिटी का हमने बता दिया कि ये आपका एक सॉल्यूशन है जो कि क्या है, आपके दूसरा सॉल्यूशन है आपका ब्लड। इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? अब ब्लड में कितनी कॉन्सेंट्रेशन होती है सॉल्ट की? वो होती है आपका, यदि हम NaCl की बात करें, NaCl का 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू द ब्लड फ्लूइड। जो हमारा बॉडी फ्लूइड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होती है। मतलब यदि हमको बाहर लैब में बनाना हो तो कितना परसेंट आपका सॉल्यूशन आइसोटोनिक कहलाएगा ब्लड का? तो 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl को, मतलब कैसे 0.9 ग्राम NaCl को हम टोटल 100 ml क्वांटिटी सफिशिएंट वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? उसकी कॉन्सेंट्रेशन ब्लड जो है बॉडी फ्लूइड उसके बराबर हो जाएगी। तो अब हम क्या बोलेंगे? इस 0.9% NaCl को क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक है। किसके साथ में? ब्लड के साथ में। तो आपको ये बताना है कि यदि आपकी जो पेरेंटरल और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है, यदि वो आइसोटोनिक है और इनमें हम यदि ब्लड सेल्स को डालते हैं तो ब्लड सेल्स में क्या होगा? नो इफेक्ट। ब्लड सेल्स में क्या होगा? नो इफेक्ट। ये कंडीशन आपको बतानी, कंडीशन 1, कि आइसोटोनिक में ब्लड सेल्स हैं, यदि हम ब्लड सेल्स को इनमें ऐड कर दें तो देयर वुड बी नो एनी इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। यदि मान के चलो ये आपका सॉल्यूशन 0.9% से कम है, क्या है? 0.9% से कम है, तो आइसो की जगह हम इसको क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक। तो आपको आइसोटोनिक दैट हैव द इक्वल कॉन्सेंट्रेशन एज द बॉडी फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड द आइसोटोनिक। या
solutions having the 0.9% weight by volume percent concentration, that is called the isotonic. And hypotonic contain less concentration of solute as compared to the blood, और 0.9% से कम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक. इसमें यदि हम ब्लड सेल्स को डालते हैं तो क्या होगा, हाँ ब्लड सेल्स को ऐड करते हैं तो आप हाइपोटोनिक में ब्लड सेल्स को डालेंगे तो ब्लड विल एंटर टू द ब्लड सेल्स. मैंने क्या बोला, ब्लड और आपका वाटर, इन दोनों के बीच में इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ब्लड के अंदर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है क्योंकि ब्लड का कितना कॉन्सेंट्रेशन होता है, 0.9. तो जहां पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा वाटर कहां जाएगा, उसी की तरफ जाएगा. ये ध्यान रखना, जहां पर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का ज्यादा है वाटर का मूवमेंट वहीं ज्यादा होगा और उसी का ऑस्मोटिक प्रेशर हाईएस्ट रहेगा. ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, कि आपका 0.9 से कम सॉल्यूशन है, उसमें हमने ब्लड सेल्स को ऐड कर दिया है, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहेगा, तो ब्लड सेल्स के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहेगा तो वाटर विल मूव इनसाइड द एरिथ्रोसाइट्स. वाटर, आपका जो वाटर है वो कहां मूव करेगा, हाँ आरबीसी के अंदर, और सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी. जैसा कि हम पानी को किसमिस में ऐड करते हैं तो पानी उसके अंदर जाने लगता है. तो दिस इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस. फिर इसी की जगह यदि हम 0.9% से ज्यादा ले लें, कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशंस ले लें, तो ये कहलाएगा आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ये क्या कहलाएगा आपका, हाइपरटोनिक. हाइपरटोनिक में क्या होगा, आपका जो ब्लड में वाटर है वो क्या होगा, वो बाहर आने लगेगा, सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी. तो यही है, यदि आपने प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस नहीं दिया और हाइपो आइसोटोनिक का दे दिया सॉल्यूशन, तो आरबीसी आपकी स्वेल हो जाएगी. और यदि आपने हाइपर कॉन्सेंट्रेशन का दे दिया तो आपकी आरबीसी श्रिंक हो जाएगी. दोनों कंडीशन में आपकी जो आरबीसी की फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब्ड हो जाएगी, जिससे कि आपका पेशेंट है उसको डिस्कम्फर्ट होगा और उसको इरिटेशंस और अदर तरीके के प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाएंगी. सो दैट इज द रीजन टू दैट वी हैव टू मेंटेन द, इसलिए क्या है, हमको उसका ऑस्मोटिक प्रेशर या आइसोटोनिसिटी मेंटेन करना जरूरी होता है. पहली चीज समझ में आ गया. और ये जो प्रोसेस होती है, मूवमेंट ऑफ वाटर अराउंड द सेमी अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. ठीक, इसको भी डिफाइन कर देना है आपको. ठीक, इसका रीजन बता देना. एक तो एक डिस्कंफर्ट होगा पेशेंट को यदि आपने हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक का दे दिया तो, और कंडीशन हाइपोटोनिक का है तो स्वेलिंग हो जाएगी, और आपका हाइपरटोनिक दे दिया तो सेल श्रिंक हो जाएगी. ये चीज आपको एक्सप्लेन कर देना उसमें. फिर उसके बाद में यदि पीएच नहीं प्रॉपर मेंटेन्ड होगा तो पीएच के कारण क्या होगा, इरिटेशंस होंगी. ठीक है ना, उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, बिकॉज द एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशंस डिपेंड्स ऑन पीएच. ड्रग्स जो होती हैं उनकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग एक प्रॉपर पीएच में ही काम करती है, इसलिए आपके सॉल्यूशंस का पीएच होना, मेंटेन्ड होना जरूरी है, और दूसरा आइसोटोनिसिटी मेंटेन्ड होना जरूरी है. कोई डाउट? अब बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में आपको एक और चीज बतानी पड़ेगी, मेजरमेंट ऑफ आइसोटोनिसिटी. आइसोटोनिसिटी का मेजरमेंट कैसे करेंगे आप? तो यहां पर दो मेथड्स हैं, बहुत इजी तरीके से उसको समझ लें. एक होता है हीमोलाइटिक मेथड. एक कौन सी मेथड होती है? हीमोलाइटिक मेथड. और दूसरा होता है आपका कॉलिगेटिव मेथड. एक आपकी कौन सी मेथड होती है? हीमोलाइटिक मेथड, और दूसरी कॉलिगेटिव मेथड. लिख लें इसको. हीमोलाइटिक मेथड और कॉलिगेटिव मेथड. तो हीमोलाइटिक मेथड को समझते हैं. देखो, ये आपका ब्लड सेल्स हैं, ये ब्लड सेल्स हैं जिनका क्या होता है कि जिनका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, 0.9% ही होता है. ठीक, NaCl की. अब जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है, इस प्रोसेस में क्या करेंगे, हम आरबीसी को ऐड करेंगे आपके टेस्ट सॉल्यूशंस में, और ऑब्जर्व करेंगे कि टेस्ट सॉल्यूशन में ऐड करने में आरबीसी में क्या हो रहा है. यदि आरबीसी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो
आपका जो टेस्ट सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक है। फिर कंडीशन 2, यदि आपकी सेल इसमें स्वेल हो गई तो आपका सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है। और तीसरी कंडीशन, यदि आपकी सेल्स इसमें श्रिंक हो गई तो सॉल्यूशन क्या है? हाइपरटोनिक। कठिन है क्या? ठीक, बस हमको मेथड का नाम याद होना चाहिए और दूसरा उस मेथड में हम क्या कर रहे हैं ये याद रहना चाहिए। तो आंसर आप अपने आप अच्छा लिख सकते हो, एग्जाम में बैठ के यहां वहां देखना नहीं पड़ेगा। ठीक, अब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ मोल या सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन का एक सॉल्यूशन में क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है ना? तो इसमें दो प्रॉपर्टी के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, आपका वेपर प्रेशर और दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट। एक क्या होता है आपका वेपर प्रेशर और दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट। किसी सॉल्यूट के प्रेजेंट होने के कारण, यहां समझ लें कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। हमने राउट लॉ में पढ़ा था, राउट लॉ में किसी लिक्विड में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? लोअरिंग होगा, लोअर वेपर प्रेशर होगा। और किसी में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में भी क्या होगा? डिप्रेशन होगा। फ्रीजिंग पॉइंट में भी क्या होगा? डिप्रेशन होगा। तो मान के चलो यहां पर आपका हमने बोला कि 0.9% ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन इतना ही होता है। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये -0.52 है, डिग्री सेल्सियस है। मतलब जनरली वाटर कितनी डिग्री सेल्सियस में जम जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस में। लेकिन 0.9% का क्या है फ्रीजिंग पॉइंट? ये क्या हुआ? फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हुआ? डिप्रेशन, कमी हुई ना फ्रीजिंग पॉइंट में। तो -0.52% डिग्री सेल्सियस क्या है इसका? फ्रीजिंग पॉइंट। किसका? आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का, 0.9% वाले कॉन्सेंट्रेशन का। अब हम क्या करेंगे, आपका जो भी टेस्ट सैंपल है उसका हम फ्रीजिंग पॉइंट चेक करेंगे। यदि उसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना ही आता है -0.52 डिग्री सेल्सियस, तो आपका सॉल्यूशन क्या है? आइसोटोनिक है। और यदि इससे और कम आता है, इसका मतलब उसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, हाइपरटोनिक है। और इससे कम आता है तो हाइपोटोनिक है। आए समझ में? तो दिस इज द बेसिस फॉर द मेजरिंग आपका ये। सिमिलर फॉर द वेपर प्रेशर। याद रहेगा? अब इसमें एक टॉपिक और, जनरली कई बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस अपने आप में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो उसमें एक हमने ये तो बता दिया कि बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होता है। दूसरा हमने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि वाई देयर इज अ नीड टू मेंटेन द टोनिसिटी एंड बफर, जो उसका पीएच है वो क्यों जरूरी मेंटेन करना, ये भी एक्सप्लेन कर दिया। कौन से डोजेस फॉर्म में मेंटेन करना जरूरी होता है ये चीज? आपके पेरेंट्रल और ऑप्थेल्मिक में प्रिपरेशंस में, नहीं तो वो इरिटेशन डिस्कम्फर्ट क्रिएट करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमने क्या बता दिया, मेथड, कि कौन कौन सी मेथड है आप जिससे टोनिसिटी को मेजरमेंट कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी। मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी, कौन सी ऐसी मेथड है जिससे हम टोनिसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं? ठीक है ना? कौन सी ऐसी मेथड्स हैं जिससे कि हम टोनिसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं? तो इसमें एक मेथड होती है क्रायोस्कोपिक। क्रायोस्कोपिक मेथड कौन सी मेथड होती है? ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड ही कहलाती है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड, मतलब जिस मेथड से हम अभी पता लगा रहे थे कि टोनिसिटी कितनी है, वही मेथड आपकी एक टोनिसिटी एडजस्ट करने की भी मेथड है, क्रायोस्कोपिक मेथड, जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड बोलते हैं। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं, जनरली हमको पता है बॉडी फ्लूइड की कितना फ्रीजिंग पॉइंट होता है, -0.52 डिग्री सेल्सियस। ये आपके बॉडी फ्लूइड का वो है, फ्रीजिंग पॉइंट है। तो मेथड का नाम है क्रायोस्कोपिक फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला लिख लें।
W 0.52 माइनस A अपॉन B। तो W क्या यहां पर क्या है, अमाउंट ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस। W किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, अमाउंट ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस। जो आपका एडजस्टिंग सब्सटेंस है मतलब जो भी सॉल्ट है वो कितना लगेगा, यदि हमें उसका कैलकुलेशन करना है तो ये आपका हम क्या करेंगे 1% सॉल्यूशन बनाएंगे आपके ड्रग का, 1% सॉल्यूशन बनाएंगे आपके ड्रग का और 1% सॉल्यूशंस बनाएंगे आपके NaCl का, मतलब जो भी सॉल्ट है आपका। तो B क्या है, आप A क्या है आपका लिखें, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अनएडजस्टेड सब्सटेंस, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अनएडजस्टेड सब्सटेंस, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अनएडजस्टेड सब्सटेंस। अनएडजस्टेड मतलब ड्रग है जिसको कि हमको एडजस्ट नहीं करना है, और ये क्या है जो जिससे भी आपको एडजस्ट करना है, ठीक है ना, उसका 1% का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, ये दो चीज हम डिटरमाइन कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में जो वैल्यू निकल के आएगी A और B की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। अब जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या हो जाएगा, हमारा अमाउंट हो जाएगा कि उतने अमाउंट में। अब यहां पर हम वेरिएशन कर सकते हैं, यहां पर हम वेरिएशन कर सकते हैं, कितना अमाउंट हमारा निकल के आएगा कि जिसमें हमको आइसोटोनिसिटी हमको बराबर मिलेगी। मतलब मेथड क्या है आपका, क्रायोस्कोपिक मेथड है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड है। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया, आपको पता है जो नॉर्मल आपका आइसोटोनिक है उसका तो आपको पता चल गया, फिर जो भी ड्रग है आपकी उसके 1% सॉल्यूशन का अनएडजस्टेड वाला जो है उसका हमने फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लिया, ठीक है ना। और आपका जो 1% जो भी सॉल्ट है जिससे हमको एडजस्ट करना है उसके 1% का हमने फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लिया। इन दो वैल्यू को पुट कर देंगे, इन दो वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब ये क्या होता है, ये फॉर्मूला कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है या आपको दे दिया जाएगा कभी आप कोई एग्जामिनेशन में कि अनएडजस्टेड ड्रग का फ्रीजिंग पॉइंट ये है और एडजस्टेड वाले का फ्रीजिंग पॉइंट ये है, आप ये बताएं कि उसमें आपका W की वैल्यू क्या होगी। आ रहा समझ में, मतलब इससे आपको क्या निकल के आएगा, जैसे जैसे आप यहां पर वेरिएशन करते जाएंगे उससे ये वैल्यू फ्लक्चुएट होती जाएगी और आपको एक उसका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एक ऐसा परसेंटेज मिल जाएगा जिसमें वो क्या बनाता है आपका। लेकिन इन सब में हमको क्या किससे पता चलेगा, हम इस मेथड में फ्रीजिंग पॉइंट को एडजस्ट करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट को, ठीक। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है आपका बफर कैपेसिटी। नेक्स्ट लिखें हेडिंग बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी में लिखना जनरली कैपेसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, बफर कैपेसिटी मतलब कोई बफर है उसकी कितनी क्षमता है कि वो कितनी कैपेसिटी तक रेजिस्टेंस कर सकता है। हाँ अच्छा ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है बफर कैपेसिटी, कि बफर कैपेसिटी क्या होती है उसको हम समझते हैं, ठीक है, शांत बैठो। जनरली बफर कैपेसिटी को हम बीटा से इंडिकेट करते हैं, बफर कैपेसिटी को हम किससे इंडिकेट करते हैं, बफर कैपेसिटी से इंडिकेट करते हैं। ये तो एक हो गया आपका पॉइंट बनाने का कि हाँ सर चलो ठीक है पता चल गया। अब ये क्या होता है, जनरली ये एक रेशियो को इंडिकेट करता है, किस चीज को इंडिकेट करता है, रेशियो किसका, कि कितना अमाउंट ऑफ एसिड, ठीक है ना, या तो कितना अमाउंट ऑफ बेस। डेल डेल किस चीज को इंडिकेट करता है, जो अमाउंट लग रहा है ना, चेंज इन अमाउंट, कि एक यूनिट पीएच को चेंज कर दे उसके, है ना, उसके रेशियो को, मतलब अमाउंट ऑफ एसिड या तो अमाउंट ऑफ बेस, रेशियो और उसका पीएच चेंज, यूनिट चेंज इन पीएच, उसको हम बोलते हैं बफर कैपेसिटी। चलो इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले बफर कैपेसिटी बताता क्या है आपका, मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस। पहला पॉइंट क्या जाएगा, मेजर्स द मैग्नीट्यूड
रेजिस्टेंस, मतलब आपका जो रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटी है आपके बफर में, ठीक है ना, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, इस चीज को मेजर करते हैं किससे, बफर कैपेसिटी से। अब बफर कैपेसिटी आपको कई नाम से आ जाता है, बफर इंडेक्स क्या है, बफर वैल्यू क्या है, तो कंफ्यूज मत होना, बफर इंडेक्स, तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड बफर इंडेक्स, ठीक, बफर वैल्यू, बफर एफिशिएंसी और बफर कोफिशिएंट, ये चीज भी हम इसको बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन लेंगे, द अमाउंट ऑफ एसिड और बेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट चेन, द अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, बफर कैपेसिटी किस चीज को बताता है, अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, कोई भी एसिड और बेस का कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 यूनिट ऑफ पीएच, मतलब कोई बफर है उसका 1 यूनिट पीएच हम चेंज कर दें, उसमें कितना एसिड या बेस रिक्वायर्ड होगा, उसको हम उसकी बफर कैपेसिटी बोलते हैं। आ रहा समझ में, जैसे आप लोगों को अलग अलग व्यक्ति को हम यहाँ खड़ा करें और दूसरे व्यक्ति से बोले इसको खींचना है, ठीक है ना, तो अलग अलग व्यक्ति क्या करेंगे, या अलग अलग व्यक्ति की ताकत क्या होगी, अलग अलग होगी ना, तो वैसे कई सारे बफर्स हैं, हमें उस बफर का ये पता लगाना है कि उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितना एसिड या बेस का अमाउंट हम उसमें ऐड करते हैं, तब जाके वो 1 यूनिट पीएच को चेंज करता है, तो उससे हमें उस बफर की कैपेसिटी पता चल जाती है, उस बफर की क्या पता चल जाती है, कैपेसिटी। तो इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल ए डेल बी इसको हम इसलिए ऐसे ही बता सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस इज रिक्वायर्ड एंड पीएच, मतलब एसिड और बेस का कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है और उसके पीएच का रेशियो, पीएच चेंज का रेशियो जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बफर कैपेसिटी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें फैक्टर्स जो कौन से हैं लिख लें, बफर कैपेसिटी को इंपैक्ट करने वाले फैक्टर्स, तो फैक्टर में पहला आ जाएगा इसमें रेशियो ऑफ सॉल्ट टू एसिड और बेस, रेशियो ऑफ सॉल्ट टू द एसिड और बेस, मतलब रेशियो ऑफ सॉल्ट कितना है, जो आपका जनरली हम बात करें बफर है तो उसमें सॉल्ट का रेशियो कितना है। दूसरा पॉइंट टोटल बफर कॉन्सेंट्रेशन, टोटल बफर कॉन्सेंट्रेशन, टोटल बफर कॉन्सेंट्रेशन, तो बफर कैपेसिटी में बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, जनरल वो डिफाइन बफर कैपेसिटी, और क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या है, या आपका पीएच मेजरमेंट के साथ में बफर कैपेसिटी क्या होता है, ठीक है ना। फिर एक और आ जाता है आपका बफर इक्वेशन क्या है, बफर इक्वेशन, ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, बफर इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड, बफर इक्वेशन को हम और क्या बोलते हैं, हेंडरसन-हैसेलबैच इक्वेशन, ठीक है ना, बफर इक्वेशन को हम और क्या बोलते हैं, हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन, स्पेलिंग याद रखने के लिए हम हैसेलबैच भी बोल सकते हैं। हेंडरसन-हैसेलबैच इक्वेशन क्या है आपकी, बफर इक्वेशन। तो बफर इक्वेशन की हम बात करें तो बफर इक्वेशन क्या है, जनरली इसका पर्पस क्या था, तो हेंडरसन-हैसेलबैच इक्वेशन का जो पर्पस था, जो आपके बफर्स हैं टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ बफर, अब कोई बफर है तो उसका खुद का पीएच कितना होगा, कितने अमाउंट के कॉन्सेंट्रेशन में, उसमें वीक एसिड और उसका सॉल्ट है, तो उस बफर का पीएच क्या होगा, आ रहा समझ में। हम जनरली बफर क्यों ऐड करते हैं, पीएच को स्टेबल करने के लिए, तो भाई जो पीएच को स्टेबल करने जा रहा है उसका खुद का भी तो पीएच होना चाहिए ना, और दूसरा चेंज इन पीएच अपॉन एडिशन ऑफ एसिड और बेस, मतलब कितना अमाउंट ऑफ एसिड और बेस हम ऐड करते हैं तो उसका पीएच चेंज होता है, इसको हम किससे डिटरमाइन करते हैं, आपका बफर इक्वेशन। अब आपको ये बताना है कि देयर इज अ टू बफर इक्वेशन, ठीक है ना, डिफरेंट बफर इक्वेशंस फॉर द एसिडिक बफर और दूसरा आपका बेसिक बफर। एसिडिक
अलग इक्वेशन है और बेसिक बफर के लिए अलग इक्वेशन है। एसिडिक बफर के लिए लिखिएगा pH इज इक्वल pKa प्लस सॉल्ट लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक, बेसिक बफर के लिए क्या है आपका pH pKb भी लिख सकते हैं प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। तो ये इक्वेशंस भी पूछ ली जाती है ना एग्जाम्स में कि ये कौन सी इक्वेशन है जो आपका इंडिकेट करता है। अब हम इस इक्वेशन से जो है आपका हेंडरसन-हेसेलबच इक्वेशन से हमारा एक प्रैक्टिकल है ना डिटर्मिनेशन ऑफ pKa वैल्यू, pKa वैल्यू को डिटरमाइन करना है हेंडरसन-हेसेलबच इक्वेशन से या तो हाफ न्यूट्रलाइजेशन मेथड से। तो उसमें हम टाइट्रेशन मेथड का यूटिलाइज करते हैं इसको डिटरमाइन करने के लिए। तो बफर इक्वेशन क्या है इसको इतना ध्यान रखिए कि बफर इक्वेशन को हम हेंडरसन-हेसेलबच इक्वेशन बोलते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अब बफर इक्वेशन का यूटिलाइजेशन क्या है, pH ऑफ बफर्स को डिटरमाइन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। दूसरा आपका चेंज इन pH। अब इसमें ये बता दें pH तो आपका pH वैल्यू है जिसको कि हमको डिटरमाइन करना है। pKa वैल्यू किस चीज को इंडिकेट करता है, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट। pKa वैल्यू किस चीज को बताता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। जितना ज्यादा वो डिसोसिएट होगा उतना ज्यादा वो एसिड प्लस आयन प्रोवाइड करेगा, उतनी ज्यादा उसकी एसिडिटी होगी। सॉल्ट अपॉन एसिड क्या है, हमने पता है कि सॉल्ट और एसिड का कंसंट्रेशन लेते हैं तो ये वैल्यू इन मोलर में होती है, मोलैरिटी में वैल्यू होती है जिसको कि हम टाइट्रेशन करके निकाल सकते हैं। इसको हम देखेंगे प्रैक्टिकल में कि वैल्यूज को कैसे निकालते हैं, कैसे पुट करके हम वैल्यू को आपका जो फाइनली pK वैल्यू को भी डिटरमाइन कर सकते हैं और pH को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। और हम जब एप्लीकेशंस ऑफ बफर्स की बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ बफर इसके पहले लेक्चर्स में भी हमने किया था, तो एप्लीकेशन ऑफ बफर्स तो सब पे बताना है आपको, क्वेश्चन कुछ भी आता है तो, है ना। एप्लीकेशन से एडवांटेजेस की बात करें तो एप्लीकेशन क्या था, बायोलॉजिकल बफर्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में आपका क्या जाएगा, ब्लड, लैक्राइमल फ्लूइड और आपका स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, डिफरेंट एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होती है इनसाइड द बॉडी वो एक बफर सिस्टम में ही होती है। फिर नेक्स्ट आपका क्या जाएगा, बफर इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस। तो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में स्पेशली आपका पेरेंट्रल, ऑप्थेल्मिक और जो आपकी ऑइंटमेंट एंड क्रीम्स है उनका आपका बफर pH मेंटेन होना जरूरी है। फिर इसके अलावा एक और ऐड कर सकते हैं आप कि जो न्यू ड्रग डिस्कवरी होती है, तो न्यू ड्रग की जब स्टडी होती है तो उसकी pH प्रोफाइल स्टेबिलिटी स्टडी करने के लिए भी हम करते हैं कि कौन से pH में कोई ड्रग, कौन से बफर सॉल्यूशन में, कौन से pH में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी शो कर रही होती है, सबसे ज्यादा उसका एब्जॉर्प्शन कौन से pH में होता है। तो ये भी एक स्टेबिलिटी का पॉइंट, स्टडी का पॉइंट बनता है। क्या, टू स्टडी pH प्रोफाइल स्टडी ऑफ न्यू ड्रग डेवलपमेंट, इन न्यू ड्रग डेवलपमेंट। ठीक है ना, न्यू ड्रग डेवलपमेंट। न्यू ड्रग डेवलपमेंट, कोई भी मॉलिक्यूल डेवलप होता है ना तो हम उसका कोई भी डोसेज फॉर्म बनाते हैं, तो कोई भी डोसेज फॉर्म जब हम उसका डेवलप कर रहे हैं तो उसका pH प्रोफाइल स्टडी करने के लिए भी बफर्स का हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक, कि कौन से pH में वो ज्यादा स्टेबिलिटी करता है। फिर आपका फर्मेंटेशन मेथड में भी हम यूटिलाइज करते हैं। फर्मेंटेशन की मेथड जो होती है उसमें भी हम क्या करते हैं, बफर सॉल्यूशंस का यूज करते हैं pH को मेंटेन करने के लिए, जिससे कि इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बन रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी, यील्ड वैल्यूज की क्या हो, बढ़ जाए। समझ में आया? तो यहां पर यूनिट फिर एंड। थैंक यू वेरी मच।